जय माता दी फ्रेंड्स। अभी हम लोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पादप प्रजनन क्या है? तो पादप प्रजनन वनस्पति विज्ञान की वैसी शाखा है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की उन्नति से संबंधित है। अब पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। इसका पहला उद्देश्य है उच्च पैदावार को प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य है पर्यावरण के अनुकूल नई प्रजाति को उत्पन्न करना। तीसरा उद्देश्य पादप में विशेष लक्षणों का विकास करना। इसका चौथा उद्देश्य है पादप को रोगजनकों से बचने में सक्षम बनाना। इसका पांचवा उद्देश्य है प्रत्येक मौसम में वृद्धि करने की योग्यता लाना। पादप प्रजनन के ये 5 उद्देश्य हैं। इसके बाद पादप प्रजनन की कुछ प्रमुख विधियां हैं, उन विधियों को हम लोग जानते हैं। इसके 5 प्रमुख विधियां हैं। इसका पहला विधि है जनन द्रव्य संग्रहण। इसमें फसल में पाए जाने वाले जीन के सभी एलील के संग्रह किया जाता है। जनन द्रव्य संग्रहण में क्या किया जाता है? तो फसल में पाए जाने वाले जीन के सभी एलील का संग्रह किया जाता है। जैसे किसी फसल में कोई फसल, जैसे मटर का कोई पौधा है तो वह छोटा भी है और बड़ा भी है, तो वह छोटा बड़ा दोनों एलील हो गया। और इसके बाद आप देखे होंगे पिछले चैप्टर में झुर्रीदार बीज और गोल बीज, तो ये 2 प्रकार का एलील मटर के पौधे में उसकी आकृति से संबंधित है। तो इस तरह के सारे एलीलों का, जिनके सारे एलीलों को संग्रह किया जाता है किसमें? जनन द्रव्य संग्रहण में। सेकेंड नंबर में क्या आता है? जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। इसके अंतर्गत वांछित एवं शुद्ध वंश के पादपों का चयन किया जाता है। जो पादप हमें चाहिए वह उसका चयन और उसका मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तीसरे नंबर में चयनित जनकों के बीच संग्रहण। जो वांछित पादप हमने प्राप्त किया उनके बीच इसमें संकरण किया जाता है। चयन किए गए वांछित एवं शुद्ध वंश के पादपों का संकरण कराया जाता है। जैसे उच्च प्रोटीन वाले पादप तथा रोग प्रतिरोधक वाले पादप का संकरण कराकर इन दोनों गुणों वाले वांछित पौधों को प्राप्त किया जाता है। हम लोग जो पादप देखते हैं किसी में प्रोटीन की मात्रा होती है और कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला रहता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें इस दोनों गुणों वाले पौधे को प्राप्त करने के लिए प्रोटीन और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पादपों का आपस में संकरण करा देते हैं। इससे जो नए पौधे प्राप्त होते हैं इसमें ये दोनों गुण, अधिक प्रोटीन वाले पादप और रोग प्रतिरोधक वाले क्षमता वाले पादप प्राप्त हो जाते हैं। दोनों गुण एक ही में प्राप्त हो जाता है। अगला है चौथा नंबर श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन। इससे प्राप्त जो हमें प्राप्त हुआ, यहाँ से जो हमें संकर पादप प्राप्त हुआ उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन से अच्छी किस्म के संकर पौधों का चयन किया जाता है। यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ उसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा और इसके बाद जो अच्छी किस्म के संकर पौधे हैं उनका चयन किया जाता है। ओके। 5वां नंबर में आता है नए किस्म का परीक्षण, रिलीज एवं व्यापारीकरण। अध्ययन के बाद जो अच्छे किस्म के पौधे होते हैं उन्हें देश भर में भेजा जाता है। देश भर में भेजने के बाद इसका परीक्षण कम से कम 3 ऋतुओं तक किया जाता है। 3 मौसमों में इसका परीक्षण किया जाता है। विभिन्न जलवायु में इसकी खेती की जाती है। इन परीक्षणों में खरा उतरने के बाद इन किस्मों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और किसानों को खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ओके। तो पादप प्रजनन के विषय में पूछा जाए तो आप लोग इतनी बातों को ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या क्या है, इसके बाद पादप प्रजनन की विधियाँ कितनी हैं, तो 5 विधियाँ हैं और कौन कौन सी हैं, और इसके विषय में कुछ बातें आप लोग लिख दीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है उसे बताना है इसमें हमें। तो सुनिएगा ध्यान से। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्य उत्पादन में वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। पशुपालन, पशु प्रजनन
पशुधन वृद्धि इसमें सहायक बनता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य द्वारा गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, झींगा, केकड़ा, पक्षी आदि पालन का उपयोग उनके उत्पादों जैसे दूध, अंडा, मांस, ऊन, रेशम, शहद आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। एक गणना के अनुसार संसार का 70% से अधिक पशुधन भारत और चीन में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव कल्याण में पशुपालन की भूमिका काफ़ी अधिक है। इसको देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग को पता है, विश्व की जनसंख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है, तो उनके लिए खाद्य का उत्पादन बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे खाद्य का उत्पादन भी बढ़ना आवश्यक है। तो इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है? तो इसमें हमारी मदद पशुपालन कर सकता है। कौन कौन से पशु को हम लोग पाल सकते हैं? तो गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, केकड़ा, ये सब जो हैं पशु पक्षी, इसको हम पाल सकते हैं और इससे जो है दूध, मांस, मछली, ऊन, शहद आदि हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, विश्व में 2 बड़े देश हैं जहाँ की बहुत सारी आबादी रहती है, भारत और चीन। और एक गणना के अनुसार यहीं पर 70% से अधिक पशुधन पाया जाता है। ओके, देख लीजिए इसको आप। अगला है हमारा, नस्ल से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं? पशुओं का वह समूह जिनके वंश, लक्षण, आकृति आदि समान हो नस्ल कहलाता है। पशुओं का एक समूह जिसके वंश, लक्षण, आकृति आदि समान हो, एक ही नस्ल के कहलाएंगे वे। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है। उद्देश्य क्या है इसके? तो पशु के उत्पादन को बढ़ाना, पशु की मात्रा को बढ़ाना एवं उनके जो उत्पाद हैं उनमें जो गुणवत्ता आती है उसको सुधार करना पशु प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व का वर्णन करें। देखते हैं हम लोग। शहद एवं मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते की देखभाल ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं? तो शहद एवं मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते का देखभाल मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन का काम जंगली झाड़ियों, फलों के बगीचे, फसल चारागाह आदि स्थानों में किया जा सकता है, जहाँ पे कि फूलों का रस अधिक मिलेगा, जहाँ पर कि अच्छे वृक्ष मिलेंगे, जहाँ पर वृक्षों की संख्या अधिक मिलेगी, वहाँ पर हम लोग मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा एक कुटीर उद्योग है। मधुमक्खियों से शहद तथा मोम प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खियों से क्या क्या प्राप्त किया जाता है? तो शहद और मोम प्राप्त किया जाता है। शहद का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों तथा मोम का उपयोग सजावटी वस्तुओं के निर्माण और पॉलिश वाले उद्योग में किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओके, देख लीजिएगा इसको आप। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मत्स्यिकी की भूमिका की विवेचना करें। मत्स्यिकी में क्या आएगा? मत्स्यिकी में मछली पालन और अन्य जलीय जीव जंतुओं के पालन आएंगे। इसके अंतर्गत मछली पालन के तरीके, रखरखाव एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है। मछलियों से क्या प्राप्त होता है? तो मछलियों से मांस एवं तेल आदि प्राप्त होता है। मछली प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग मछली एवं अन्य जंतुओं पर आश्रित है। कतला, रेहू, मृगल, कार्प आदि मीठे जल की प्रमुख मछलियां हैं। मछलियों के अलावा झींगा, केकड़ा आदि प्रमुख समुद्री खाद्य संसाधन हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग सबसे अधिक उपयुक्त है तथा क्यों? विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का शीर्ष तथा कक्षीय भाग सबसे अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यह भाग विषाणु से अप्रभावित रहता है। कौन कौन सा भाग?
तो पादप का जो शीर्ष वाला भाग होता है, शीर्ष वाला भाग और पादप का मिडिल वाला भाग, कक्षीय भाग जो होता है, यह दोनों सबसे अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि विषाणु से यह भाग अप्रभावित रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, जैव प्रबलीकरण से क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। उन्नत गुणवत्ता वाली फसलों में पादप प्रजनन को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। फिर से सुनेंगे आप लोग, उन्नत गुणवत्ता वाली फसलों में पादप प्रजनन को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। इसके तहत निम्नलिखित गुणवत्ता को सुधारा जाता है। कौन कौन सी गुणवत्ता को सुधारा जाता है? तो प्रोटीन की मात्रा एवं इसकी गुणवत्ता को जैव प्रबलीकरण के माध्यम से सुधारा जाता है। तेल की मात्रा और गुणवत्ता, विटामिन की मात्रा और सूक्ष्म पोषकों तथा खनिजों की मात्रा। ओके, जैव प्रबलीकरण के द्वारा ही मक्का, गेहूं तथा धान की उच्च गुणवत्ता वाली फसलें विकसित की जाती है। इसके माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा खनिज लवण वाली सब्जियों को विकसित किया है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर पूछा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ओके, देख लीजिएगा इसको आप। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या हैं? देखते हैं हम लोग। उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा कई तरह के खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर, केला, सेब आदि पादपों का बहुत कम समय में काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इस विधि के द्वारा ही रोगग्रस्त पादपों से स्वस्थ पादप तैयार किए जाते हैं। ओके, देख लीजिएगा इसको। ये हमारे जीवन से भी रिलेटेड चैप्टर है। खाद्य उत्पादन आजकल के समय की मांग है, इसमें वृद्धि होना आजकल के समय की मांग है, तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से एक दो बार इसको देखकर आप लोग समझ लीजिएगा, और कोई भी समस्या आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।